सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। Hello students, welcome back to video solution series. In today's video, we start from question number 36. Let's start. Question number 36 हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर हमें कुछ कार्बोकेटाइन्स दिए हुए हैं, उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो दिया हुआ है वो टर्सरी है। दैट मीन्स यहाँ पर 3 प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए होंगे जो इसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। यहाँ पर देखें तो ये भी टर्सरी कार्बोकेटाइन है, बट यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और ये कंटिन्यूस रेजोनेंस है और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी होगा। यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? एक बार रेजोन प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। देन ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है प्लस टर्सरी कार्बोकेटाइन है ये, और रेजोनेंस भी हो रहा है। रेजोनेंस में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लिखें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर बी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन डी। इसके बाद में यहाँ पर सेकेंडरी है, फिर टर्सरी है, फिर प्राइमरी है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? टर्सरी, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई ग्रुप ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद हो जाएगा ए, देन ई, देन सी। इस तरह से हमारा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो हमारे पास यहाँ पर 37 क्वेश्चन में कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उनमें हमें पता करना है कि विच कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर एंटी एरोमेटिक भी अपने को पता करना है। तो सबसे पहले अपन कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि एरोमेटिसिटी के लिए क्या होंगे, नॉन एरोमेटिसिटी के लिए क्या होंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी? कि पहली कंडीशन तो आपको ये देखनी है कि कंपाउंड में हर एक कार्बन या तो sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए। दैट मीन्स वहाँ पर कंटिन्यूस रेजोनेंस होना चाहिए। प्लेनर होने का मतलब यही है कि वहाँ पर कंटिन्यूस रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन जो है वो ये है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होनी चाहिए। 4n प्लस, जहाँ पर n क्या 0 1 2 ऐसा हो सकता है। जैसे n इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो वहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दैट मीन्स 1 पाई बॉन्ड। n इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स 3 पाई बॉन्ड। कब मान लिया n इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यदि ऐसा आ रहा है और 5 पॉइंट, तो यहाँ पर देखें तो ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं पाई बॉन्ड्स में देखें तो, और यहाँ पर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है तो वो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। और यदि फर्स्ट 2 कंडीशंस फुलफिल कर रही है बट थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है, देन ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। यदि पहली 2 कंडीशन तो फुलफिल कर रही हो, sp sp2 है, प्लेनर है, और थर्ड कंडीशन 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो वहाँ पर हो जाएगा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। और यदि कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों नहीं है तो वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। तो इस बेसिस पे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ 1। तो 1 में हमारे पास ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो पहली कंडीशन वॉयलेट कर रहा है यहाँ पर sp sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एरोमेटिक भी नहीं होगा और एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है तो इसका एक लोन पेयर ये भी रेजोनेंस में और पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस में। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो पहली कंडीशन हो गई कि हर एक कार्बन जो इस साइक्लोप्रोपेन का वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है और कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन भी हो रहा है इसमें। अब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके मल्टीपल में? 4n पाई इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में, यानी n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसी तरह से अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में भी हमारे पास हर एक कार्बन क्या है? यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, बट यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो कितने हैं? सिर्फ यहाँ पे पाई बॉन्ड की वजह से ही पाई इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव में तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? यहाँ पर थर्ड कंडीशन को, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। इस तरह से अपन बाकी क्वेश्चंस को भी करेंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 में भी पहली 2 कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, रेजोनेंस हो रहा है कंटिन्यूसली, और कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यहाँ पे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दैट मीन्स
ये एरोमेटिक हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर भी ये रेजोनेंस हो रहा है, ये भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी रेजोनेंस में, तो यहाँ पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 2 और 2, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। देन 6 में देखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों कार्बन क्या है sp3, दैट मीन्स पहली कंडीशन वोलेट हो रही है तो ये कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर भी ये sp3 हो रहा है तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया, न तो एरोमेटिक है न एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पर भी ये sp3 कार्बन है, दैट मीन्स नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर देखें तो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, ये फर्दर डीलोकलाइज, फिर इस तरह से डीलोकलाइजेशन होता रहेगा, तो यहाँ पर टोटल डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा एरोमेटिक, क्योंकि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फुलफिल कर रहा है। बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो कि किसको फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले रूल को, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर देखें तो बोरोन के पास क्या होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तो आप रेजोनेंस में जब देखते हैं रेजोनेंस में क्या होता है पाई सिंगल कार्बोकेटायन हो या पाई सिंगल वैकेंडी, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन तो होगा ही, दैट मीन्स रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर रेजोनेंस अलाउड है, ये भी रेजोनेंस में अलाउड है। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि बोरोन के पास में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसको फॉलो करेंगे एंटी एरोमेटिसिटी को, तो कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन में हमारे पास सिमिलरली यदि देखें यहाँ पर कॉन्जुगेशन किसका होगा ऑक्सीजन के ये लोन पेयर और ये भी ऑक्सीजन का ये लोन पेयर, अब ये भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है, क्योंकि अपने पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में हम स्टडी करते हैं कि लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, इसमें कॉन्जुगेशन हो सकता है, और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होगा उसके साथ भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो रहे हैं, 2 तो इस लोन पेयर के, 2 इसके और 1 पाई इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे हम, तो यहाँ पर 12th का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या है बोरोन है। अब बोरोन भी सिमिलरली होता है कार्बोकेटाइन की, और सिमिलरली ऊपर जैसे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा ये भी की, और इस कंपाउंड को अपन क्या बोल देंगे एरोमेटिक। नेक्स्ट 14 देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी सारे फर्स्ट 2 कंडीशंस तो फुलफिल हो रही है, पर यहाँ पर जो सिस्टम है ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट मीन्स इट फॉलोज 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये कंपाउंड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। 15th में हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज रहेगा, डीलोकलाइज रहेगा, तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 तो पाई बॉन्ड के हो जाएंगे, 4 तो और 2 लोन पेयर के हो जाएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से ये कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 भी सिमिलर ही होगा जैसा 15 हमारे पास, यहाँ पर सल्फर के पास भी लोन पेयर है जो कि डीलोकलाइज्ड है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं 17 में भी नाइट्रोजन का यहाँ पर लोन पेयर दिया हुआ है, इस लोन पेयर को रेजोनेंस से पार्टिसिपेशन करेंगे तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सब जगह मैं देख रहा हूँ तो पहली 2 कंडीशन, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर प्लेनर है, रेजोनेंस कंटिन्यूअस हो रहा है, और हर एक सेंटर जो है वो आइदर sp हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मैं फाइनली 4n पाई इलेक्ट्रॉन या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट 18 देख लेते हैं। तो 18 में ये कार्बन क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19th क्वेश्चन में यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, पाई सिंगल पॉजिटिव पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 में हमारे पास ये सेंटर से sp3 है, तो रेजोनेंस यहाँ पर क्या होगा ब्रेक हो जाएगा, तो ये कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पर देखें 21 में, तो 21 में हमारे पास नेगेटिव चार्ज किसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, पाई सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस में जा सकता है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा सकता है, तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएंगे, यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, जो कि हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट 22 में देखते हैं। तो 22 में हमारे पास यहाँ पे 7 मेंबर रिंग है और रेजोनेंस कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट 23 में हमारे पास देखें तो ये सेंटर क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा, तो ना तो ये एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। 24 में देखें तो 24 जो क्वेश्चन है वहां पर आप यदि देखें तो यहाँ पर जो सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इस तरह की जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दें और यहाँ पर बन जाएंगे प्लस और माइनस। तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी को हम चेक करेंगे। इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उन्हें हम क्वासी कंपाउंड कहेंगे। अब ये एरोमेटिक हो रहा है नहीं हो रहा है इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर यदि मैं इसको पार्ट सेपरेटली चेक करूँ, यहाँ पर ये पाई है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, तो 1 लोन पेयर ये पाई बॉन्ड और यहाँ पर पाई बॉन्ड, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, दैट मीन्स ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 में भी करेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया आपने, तो ये जो रिंग हो जाएगा इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। नेक्स्ट 26 में देख लेते हैं। तो 26 में भी यहाँ पर प्लस माइनस, क्योंकि पोलैरिटी डिफरेंस है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो प्लस कार्बन पे ही आएगा। तो यहाँ पर भी ये जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट करेगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, क्योंकि एक लोन पेयर 2 पाई बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव का तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा नहीं। ये बाहर जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अपन सिर्फ इस रिंग को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट 27 देख लेते हैं। तो 27 में भी सिमिलरली आपको क्या करना है, प्लस माइनस ही हटाना है। अब प्लस माइनस हटाने के बाद में ये लोन पेयर डिलोकलाइज रहेगा, तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 में यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। यहाँ पर सिर्फ जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये सिर्फ पाई बॉन्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो दोनों लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। दैट मीन्स लोकलाइज रहेंगे, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं वो किसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने, 3, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट देख लेते हैं 29 में भी सिमिलरली दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर अपने पास फ्री हैं, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यहाँ पर पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और इसको हम कहेंगे एरोमेटिक। नेक्स्ट 30 में हमारे पास यहाँ पर जो ये कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो होगा ही नहीं, यहाँ पर ये कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। sp3 कार्बन पर रेजोनेंस तो अलाउड होता ही नहीं है। तो इस तरह से हमने 30 का जो बताया वो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। 31 जो कंपाउंड है उसमें हम देखें तो यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि पाई सिंगल पाई ये सब रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना, 3 पाई बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में हमारे पास जो देखते हैं तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बट इसका जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये जो होगा ये लोकलाइज रहेगा और ये वाला जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज रहेगा। ठीक है, अब डीलोकलाइज रह रहा है तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेजोनेंस में कौन कौन से 2 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो ये सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। सारे सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। नेक्स्ट 33 में देख लेते हैं। तो 33 में भी सिमिलरली ऐसा ही होगा, यहाँ पर इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा और यह कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा ये, तो ये कंपाउंड भी हो गया हमारे पास एरोमेटिक। 34 क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो 34 क्वेश्चन में भी यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये डीलोकलाइज रहेगा, बट यहाँ पर जो लोन पेयर है ये लोकलाइज रहेगा। यहाँ पर ये वाला जो लोन पेयर होगा लोकलाइज्ड और ये वाला जो होगा ये डीलोकलाइज्ड फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रिंग हो जाएगी ये भी क्या हो जाएगी, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट 35 देख लेते हैं। 35 में हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है ये डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं, क्योंकि सारे के सारा कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी दैट मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिसिटी के रूल्स फॉलो करता है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
36 में भी यहाँ पर कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कितने पाई बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट मीन्स ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया हमारे पास ये वाला। तो नेक्स्ट 37 देख लेते हैं। 37 में भी हमारे पास यहाँ पे देखिए पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, ये इस तरह से कंटिन्यू। तो ये जो तरह का रेजोनेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल रेजोनेंस भी बोलते हैं। पेरिफेरल रेजोनेंस, जो पेरिफेरी पर ही रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं, यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम काउंट हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। 38 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे बोरोन दिया हुआ है। बोरोन के पास में वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। इट इज लाइक सिमिलर कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की तरह ही होगा। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस तो हो जाएगा पाई सिंगल वैकेंट पी ऑर्बिटल में भी। तो यहाँ पर ये कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक। नेक्स्ट 39 में देखते हैं। तो 39 में हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो कि डीलोकलाइज्ड होगा, जैसे कि हम पायरोल में देखते थे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के डीलोकलाइज्ड फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दो तो पाई बॉन्ड के और एक नेगेटिव, दो जो होंगे वो लोन पेयर जो है नेगेटिव चार्ज पे उसकी वजह से आएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 में हमारे पास ये जो सेंटर है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मीन्स ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर रेजोनेंस इनिबिट हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सल्फर का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा बट नाइट्रोजन का नहीं करेगा। ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर क्या होगा, लोकलाइज्ड रहेगा, दैट मीन्स रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट ये हो जाएगा एरोमेटिक। सिमिलरली 42 क्वेश्चन में भी हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा बट नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो ये भी हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट 43 में देख लेते हैं। तो 43 में भी हमारे पास यहाँ पर देखें तो सिर्फ इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ही रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, बाकी नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये जो कंपाउंड होंगे इसमें कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट 44 जो कंपाउंड है इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर ये दिखने में तो सारे के सारे सेंटर sp2 है, तो ये दिख रहा है किसकी तरह, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरह। पर जैसे ही हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दें, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस बना दें, तो ये कंपाउंड यदि मैं फर्दर एसोसिएट करके इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर ये प्लस हो गया और यहाँ पर ये माइनस हो गया। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो ये दोनों रिंग है इंडिविजुअली मैं यदि इनको स्टडी करूँ, एक 5 मेंबर रिंग हो गई। तो यहाँ पर कितनी, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज रहेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा यहाँ पर। और यदि 3 मेंबर रिंग में स्टडी करता हूँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दोनों के दोनों जो रिंग है वो इंडिविजुअली एरोमेटिक है, तो ये ओवरऑल कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम कहते हैं क्वासी एरोमेटिक। ये जो ट्रांजिशन है कि यहाँ पर आपको पाई बॉन्ड को ब्रेक करके प्लस माइनस जो क्रिएट किया वो तभी अपन फेवरेबल मानते हैं जब अपने को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर दोनों के दोनों रिंग क्या हो, एरोमेटिक मिल रहे हो। क्योंकि यहाँ पर इनिशियली आपने इसको क्या स्टेट में था, जैसे नॉन एरोमेटिक मान लिया इसको, लेट नॉन एरोमेटिक था यहाँ पर, क्योंकि सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे, यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा था कंटिन्यूअस में। बट यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एरोमेटिक रिंग है, तो अपन इसको ब्रेक कर लेते हैं इजीली। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो इसको हम क्वासी एरोमेटिक भी कहते हैं। नेक्स्ट 45 देखते हैं। तो 45 में भी इसी तरह से ब्रेक करें, तो ब्रेक करेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो रिंग है ये भी एरोमेटिक है और ये जो रिंग है इसको देख रहे हैं ये भी एरोमेटिक है। यदि नेगेटिव चार्ज लगाते हैं और पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं तो ओवरऑल ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट 46 में देख लेते हैं। तो 46 में हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर्स है, ठीक है, और बोरोन के पास में वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस कर सकता है वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ, इसको डोनेशन कर देगा। यहाँ पर ये भी इसको डोनेट कर देगा। तो इसको डोनेट करने के बाद में जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर पाई बॉन्ड ये कुछ इस तरह पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये भी इस तरह से डोनेशन हो गया।
तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड्स है ये कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं, बट यहाँ पर एक पाई बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेजोनेंस इनमें हुआ, तो रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कंपाउंड भी हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 47 में देखें तो यहाँ पर ये क्या है, नेप्थलीन है। नेप्थलीन में यदि पाई बॉन्ड आप लगाओगे तो पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से ही लगेंगे, तो ये कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में काउंट कर लीजिए इनको, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे यहाँ पे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक। नेक्स्ट 48 में देखें तो 48 में हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड है। ठीक है। तो यहाँ पर आप इस रिंग को देखें तो ये भी कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगी, और यदि मैं सेपरेटली इस रिंग को भी देखूँ, बेंजीन रिंग है ये, तो ये भी एरोमेटिक है, तो ओवरऑल कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट 49 में देखें तो यहाँ पर यदि पाई बॉन्ड को आप ड्रॉ करते हैं तो पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से ड्रॉ होंगे, तो कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे, 3 + 2 5 + 2 7 7 यानी 40 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हैं, तो कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। नेक्स्ट 50 में यहाँ पर बेंजीन रिंग दिया हुआ है, तो ये एरोमेटिक तो है ही। बेंजीन रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये बेंजीन रिंग दी हुई है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी एक कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट 52 में जो दिया हुआ है, 52 में हमारे पास यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड दिए हुए हैं, 4n पाई। यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, दैट मीन्स ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट 53 है, 53 में सिमिलरली जैसे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये जो रिंग हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, अब एरोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कंपाउंड जो हो गया ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट सिमिलरली 54 में भी इस तरह से करेंगे, तो ये जो रिंग अपने को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो इन तरह के जो कंपाउंड होते हैं कंपाउंड क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक। 55 जो क्वेश्चन है ये क्या है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन COT सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहे हैं रेजोनेंस में, तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, पर ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये होता है नॉन एरोमेटिक। अब ऐसा नॉन एरोमेटिक क्यों होता है, क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है, यदि स्टेबिलिटी आप चेक करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एरोमेटिक की, देन हमारे पास नॉन एरोमेटिक की, देन एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपनी जो शेप है उसको टिल्ट कर लेता है, लाइक टब शेप बना लेता है इस तरह से। तो टब शेप बनाने की वजह से नॉन प्लेनर हो गया। अब नॉन प्लेनर कंपाउंड में क्या होता है, रेजोनेंस नहीं होता, नो रेजोनेंस। अब नो रेजोनेंस तो यहाँ पर ये एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशंस को वॉयलेट कर देगा, तो ये कंपाउंड जो हो जाएगा फिर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो जैसे ही साइक्लोऑक्टाटेट्राइन टब शेप बना लेता है उसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन देखते हैं। तो 56 में हमारे पास यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये अबव साइड में, जैसे कि एक प्लेन में हमारे पास ये है और दूसरा जो प्लेन है उस प्लेन में जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसमें ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स अलग अलग प्लेन है। तो यहाँ पर मैं देखूं तो ये जो पाई बॉन्ड्स है ये पाई बॉन्ड हमारे पास रेजोनेंस में जा रहे हैं इस तरह से, जो कि एक ही प्लेन में। इसके जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या इस रिंग के रेजोनेंस को कोई अफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। जबकि ये ऑक्सीजन क्या है, sp3 है, तो ये कंपाउंड sp3 ये ऑक्सीजन जो है sp3 होते हुए भी इस कंपाउंड पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है, क्योंकि ये उस प्लेन में आ ही नहीं रहा, तो ये रेजोनेंस को खराब करेगा ही नहीं। और जो रिंग होगी इस पे अपने को रेजोनेंस चेक करना है, तो कंटिन्यूस रेजोनेंस भी हो रहा है, हर एक सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को रोल को फॉलो भी कर रहा है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। सिमिलरली 57 में भी ऐसा ही होगा कि ये आउट ऑफ प्लेन होगा और यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है रिंग में, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। 58 भी सिमिलर होगा, ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। ये सब क्या है, आउट ऑफ प्लेन में चले जाएंगे, जो रिंग का अलग
पार्ट है वो वाला, ये इनको हम क्या कहते हैं, बाइसाइक्लोटाइप्स भी अरेंजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट 59 जो देख लेते हैं, 59 में हमारे पास यहाँ पर बेंजीन रिंग दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये चेक करना है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है ये कैसे आएगा, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं कि रेजोनेंस कंटिन्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, बेंजीन में तो 3 है, 3 4 5 और ये 6 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट मीन्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास एंटी एरोमेटिक। सिमिलरली यहाँ पर चेक करें हम, तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कंपाउंड भी हमारे पास एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट 61 में देखते हैं, तो यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है वो पेरिफेरी पर हो रहा है, तो इसे पेरिफेरल रेजोनेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है काउंटिंग करने में अपन करें तो 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये कंडीशन किसकी फुलफिल करेगा, ये एरोमेटिसिटी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। नेक्स्ट 62 में, जैसा कि 61 में हमने देखा है, यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर जो अफेक्ट कंफ्यूजन वाली जो बात होती है वो होती है इस पाई बॉन्ड की। तो ये पाई बॉन्ड जो होगा ये इनकी कंटिन्यूअस रेजोनेंस को पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड्स है ये अपने साथ साथ इस तरह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल रेजोनेंस भी बोलते हैं, पेरिफेरल रेजोनेंस। तो पेरिफेरल रेजोनेंस में हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम काउंट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो बीच वाला है ये यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड हो जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। इस जो कंपाउंड का जो नेम होता है वो होता है पायरीन, इसका कॉमन नेम या नेम जो होता है वो पायरीन होता है। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड काउंटिंग में नहीं आता, और इसके यदि एक्सपेरिमेंटल आपको एविडेंस भी चाहिए तो आप यदि इसमें एनएमआर में इसके सिग्नल्स, यदि एनएमआर एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें यदि आप इस कंपाउंड को रखते हैं तो वहाँ पर अपने पास एरोमेटिसिटी के ही सिग्नल्स आएंगे, तो ये वहाँ से भी अपन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या कोई दूसरा कंपाउंड जैसे एंटी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, तो वहाँ पे अपन ने ऑब्जर्व किया कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट 63 देख लेते हैं, तो 63 क्वेश्चन में भी हमारे पास पेरिफेरी पे ही रेजोनेंस है, देख लेते हैं। यहाँ पर जो देखें तो यहाँ पर ये पूरे रिंग अलग है, यहाँ पर सब में sp3 सेंटर्स भी हैं, बट अपने को उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अपन पेरिफेरी पर रेजोनेंस चेक कर रहे हैं, तो पेरिफेरी पर यदि रेजोनेंस चेक कर रहे हैं तो उसमें कितने पाई बॉन्ड यहाँ पर काउंट हो रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 है, यानी दैट मीन्स 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कंपाउंड भी हो जाएगा एरोमेटिक, क्योंकि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट 64 में, तो यहाँ पर तो सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स है, तो ये तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक डायरेक्टली। यहाँ पर 65 जो क्वेश्चन है उसमें भी ये नॉन प्लेनर है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये भी हो जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। 66 जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कंपाउंड इस तरह से कि एक बेंजीन स्ट्रक्चर है, अब बेंजीन स्ट्रक्चर के बाद में यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और बन रहा है, जो कि किससे बन रहा था, इसको हम बेंजाइन बोलते हैं। यहाँ पर जो डिलोकलाइज रह रहे हैं वो ये वाले कार्बन रह रहे हैं, सिर्फ ये पाई बॉन्ड बाहर जो दिया हुआ है ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है ये किस तरह से बनता है कि हमारे पास ये, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, जैसे जैसे इन हाइड्रोजन को हटा देंगे, ये हाइड्रोजन किस में, sp2 और sp2, तो sp2 के बीच में ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से हमारे पास ये पाई बॉन्ड का फॉर्म होता है, और ये जो sp2 ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, तो इस प्लेन में नहीं आएंगे, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। तो ये जो पाई बॉन्ड होगा हमारे पास, ये जो पाई बॉन्ड होगा ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन है,
कि ये पाइप जो पाई बॉन्ड्स है उनके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो कंपाउंड हो जाएगा ये हो जाएगा एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, अमंग द गिवन पेयर्स विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स AgNO3 एंड टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर हैलाइड्स दिए हुए हैं। तो हैलाइड्स के केस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे RX की AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराई तो Ag प्लस NO3 माइनस, तो ये क्या करेगा, Ag प्लस इस X को X माइनस के फॉर्म में लेके जाएगा और यहाँ पर प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, AgX। अब यदि X माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पर पीछे क्या बन रहा है, R प्लस। तो यदि R प्लस ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपने पास जो रिएक्शन रेट जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो भी कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अपने को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 1 है उसमें क्या देखना है, यहाँ पर A और B दिया हुआ है तो Br को रिमूव किया, यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर Br को रिमूव किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर है, इसने इसको रेजोनेंस दिया, बट यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से तो आ रहा है बट ये पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा B की होगी। तो यहाँ पर रिएक्शन रेट जो होगा किसका ज़्यादा होगा, B इज ग्रेटर देन A। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में देख लेते हैं। 2 में हमारे पास यदि देखें तो यहाँ पर प्लस चार्ज जैसे आएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। यहाँ पर देखें तो ये जो कंपाउंड है रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिक बन जा रहा है। तो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। तो रिएक्शन रेट यहाँ पर किसकी ज़्यादा होगी, A की ज़्यादा होगी B से, कि A AgNO3 के साथ में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इजीली करेगा क्योंकि यहाँ पर जो आयन या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल बना पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमारे पास यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आयोडीन है उसको यहाँ पर आप ये पॉजिटिव चार्ज पहले से नहीं लगे हुए, ठीक है। यहाँ पर आयोडीन को जैसे रिमूव करेंगे तब पॉजिटिव चार्ज लगेगा, यहाँ पर आयोडीन को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए ये रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है बट यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से अपने को कंपाउंड ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है सिंपल रेजोनेंस से भी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन रेट होगी क्या है, AgNO3 या हाइड्रोलिसिस के कॉरस्पॉन्डिंग तो B की ज़्यादा होगी, B इज ग्रेटर देन A, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल रेजोनेंस हो रहा है। ये नॉन एरोमेटिक ही है पर नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होती है जो कार्बोकेटाइन बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमारे पास जैसे इस Br को हटाया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव बनेगा। तो ये जो रिंग हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, एरोमेटिक, यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक। तो जो रिएक्शन रेट का ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे बन रहा है, एरोमेटिसिटी में, तो यहाँ पर A इज ग्रेटर देन B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th में हमारे पास यहाँ पर जैसे ही क्लोरीन से हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 + 3 + 3 यहाँ पर 9 अल्फा H होंगे और यहाँ पर 0 अल्फा H है, ठीक है। बट यहाँ पर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बल्की ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप होने की वजह से इनिशियली यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 था यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या था, बॉन्ड एंगल जो था वो क्या था 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। बट जैसे ही इसमें से Cl- बाहर निकलता है तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ये से और ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इनके बीच जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। दैट मीन्स 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। दैट मीन्स ये जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में थोड़ी डिस्टेंस बढ़ गई। तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गई, दैट मीन्स जो स्ट्रेंथ था वहाँ पर रिलीफ हो गया, रिलीफ इन स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहाँ पर इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना चाहेगा। बट यहाँ पर बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ये CH3 दिए हुए हैं जो कि कंपेरेटिवली लेस बल्कि है। यहाँ पर ये जो बल्कि ग्रुप है ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर जो
इसके बल्कीनेस की वजह से क्या होगा कि ये क्लोरीन जो है वो इजीली या फास्टर वे में निकलना चाहेगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जाना ज़्यादा फेवरेबल है ए ऑप्शन में। तो यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन रेट होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी बी से, इर्रेस्पेक्टिव कि यहाँ पर 9 अल्फा एच है कार्बोकेटाइन में और यहाँ पर 0 अल्फा एच है। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं यहाँ पर तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद में आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हैं, बट यहाँ पर ए ऑप्शन में कार्बोकेटाइन बनने से पहले ही ये बल्की ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करना चाहेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन लेस हो। तो यहाँ पर क्लोरीन को निकलने के लिए जो फेवरेबल फैक्टर है वो ग्रुप्स ही हैं, अपने को किसी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, तो ये फास्टर होगा तो इसकी जो रिएक्शन रेट होगी वो भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर स्ट्रेन जो हो रहा था 109 डिग्री 28 मिनट की वजह से उसमें भी अपने को रिलीफ मिल रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में जो रिएक्शन रेट होगा वो ए इज ग्रेटर देन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन को निकाला तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है तो ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन रेट होगी वो ए में ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 में देखें तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो ये ब्रोमीन पाई बॉन्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। और यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो ज़्यादा इजीली बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो सकता है, यहाँ बी ऑप्शन वाला, और यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बन रहा है। यहाँ पर यदि मैं बी आर को रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा विच इज हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पर रिएक्शन रेट जो होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, ए बी की ज़्यादा होगी। तो रिएक्शन रेट यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोलिसिस के रेस्पेक्टिव में बी की ए से ज़्यादा होगी। इसी तरह से क्वेश्चन 8 में भी यहाँ पर ये रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पर ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर भी इसकी रिएक्शन रेट जो होगी किसकी ज़्यादा होगी, बी की ए से ज़्यादा होगी। ठीक है। नाइन्थ ऑप्शन में भी हमारे पास यहाँ पर ये बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा है, ये sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन है तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये भी जो स्ट्रेन होगा उसमें रिलीव करने के लिए क्या बनना चाहिए, जल्दी से जल्दी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो यदि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करने के लिए बी आर रिमूव कर दें और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन जाएगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेरेटिव टू इसके। ठीक है। तो इसके बल्कीनेस के वजह से जो ये रिएक्शन रेट होगी ये फास्टर होगी कंपेरेटिवली। ठीक है। जबकि ये तो यानी कार्बोकेटाइन बनने से पहले ही रिएक्शन रेट फास्टर है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन रेट का ऑर्डर होगा सिमिलरली जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में पढ़ा था, तो फिफ्थ क्वेश्चन के बेसिस पे ही यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन में जो रिएक्शन रेट होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, ए की बी से ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सिमिलरली क्लोरीन गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो रिएक्शन रेट किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पर रिएक्शन रेट ज़्यादा होगी ए की, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी रेट को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि पुट द आंसर इन बॉक्सेस गिवन एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर अपने पास ए और बी को पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ही अपने को पता करना है। तो सिंपली जो सबसे पहले जो होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के या डायपोल मोमेंट के। डायपोल मोमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या हमारे पास सरफेस एरिया के। अब सरफेस एरिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही वांडरवाल फोर्सेस भी बढ़ते हैं। वांडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारे पास यहाँ पर जो दिए हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ कौन सा आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है, एक कंपाउंड दिया हुआ है NH4 प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा क्योंकि चार्ज डायरेक्टली क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा भी इस मॉलिक्यूल को यदि हम इस तरह से बनाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट्स की यदि मैं डायरेक्शन बनाऊँ तो ये बॉन्ड मोमेंट्स की डायरेक्शन इस तरह से, ये भी इस तरह से और ये भी इस तरह से। इसके अलावा इसकी नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग बराबर बराबरी है, तो ये भी अपवार्ड ही जाएगा। तो ये जो ओवरऑल बॉन्ड मोमेंट होगा ये थोड़ा इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर अपने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की क्या बोलते हैं, हमारे पास जो ऑब्टेन्ड होगी वो 3.04 होती है। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है 3.04 है और क्लोरीन की जो होती है वो 3.16 है। तो यदि डेटा को भी देखते हैं तो अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है तो बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, तो ओवरऑल हमारे पास ये होगा। बट अपन बाकी किसी ऑप्शंस में देखें, जैसे NCl3 में देखें तो NCl3 में क्या हो जाएगा, क्लोरीन 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 ऐसा, तो ये बॉन्ड मोमेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अमोनिया में भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, डायपोल मोमेंट ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पास NH4Cl, जिसका म्यू जो है वो हाईएस्ट है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर किस में होगा। तो यहाँ पर 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है और 6 मेंबर्ड है। तो 6 मेंबर्ड रिंग का जो सरफेस एरिया है वो सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर रीजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो वान डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज करेंगे, वान डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सी ऑप्शन में देखते हैं कि सोल्युबिलिटी चेक करनी है। तो सोल्युबिलिटी के लिए क्या फैक्टर देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका लॉजिक हो जाएगा, यहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाईएस्ट सोल्युबिलिटी इन बेंजीन। तो बेंजीन में सोल्युबिलिटी कौन सी है। तो बेंजीन जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो कुछ ऐसा होता है। तो बेंजीन स्ट्रक्चर हमारे पास एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें पोलैरिटी भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देखें तो ये क्या है, पायरोल है। पायरोल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो सोल्युबिलिटी के लिए आप क्या कंसेप्ट लगाते हैं कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, कि जो एक जैसे हैं उनमें एक दूसरे को डिजोल्व किया जा सकता है। और यहाँ पर यदि देखें NH का, तो ये NH में वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये जो सोल्यूबल होगा वो इजीली सोल्यूबल होगा किसमें, वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर। तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सोल्यूबल होगा कंपैरेटिवली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जो कि बेंजीन है। तो यहाँ पर जो बेंजीन है यहाँ पर भी थोड़ी पोलैरिटी तो होगी पायरोल के केस में, बट इतनी सफिशिएंट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो एरोमेटिसिटी हो रही है या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, उनकी वजह से एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, और ये बेंजीन जो है वो एरोमेटिक करेक्टर है। तो इन दोनों को जब हम पास में लेके आते हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्सेज होगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि एरोमेटिक स्टैकिंग, कि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कंबाइन कर लेंगे, स्टैक कर लेंगे एक दूसरे से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक स्टैकिंग। तो ड्यू टू एरोमेटिक स्टैकिंग यहाँ पर कौन डिजोल्व हो जाएगा, पायरोल जो होगा वो बेंजीन में डिजोल्व होगा। ठीक है, आप उसको क्लियर हो गया कि एरोमेटिक कंपाउंड ही एरोमेटिक कंपाउंड में डिजोल्व कर रहा है, या लाइक डिजोल्व्स लाइक के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पोलैरिटी भी थोड़ी लेस है कंपेरेटिव टू दिस एमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 क्वेश्चन में हमारे पास सर्कल एनी कॉन्जुगेटेड पोर्शंस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो हमें कॉन्जुगेटेड पोर्शंस देखने जहाँ पर कॉन्जुगेशन कंटिन्यूअस हो। तो यहाँ पर पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, तो ये कॉन्जुगेशन है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसको मार्क कर लिया। यहाँ पर कॉन्जुगेटेड देखें तो सिर्फ ये कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन वाला ये मार्क हो गया। यहाँ पर कॉन्जुगेशन में देखें तो ये कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में ये वाला मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तो कॉन्जुगेशन में सिर्फ ये पाई बॉन्ड्स है, तो ये भी कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। इसके अलावा कोई कॉन्जुगेशन में सिस्टम नहीं है, तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। That's it for today. Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.